जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस सीरीज को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल भारत में स्थित नहीं है। यानी हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल जो भारत में अभी स्थित नहीं है, वो आपको बताना है। क्या सुरकोटदा है, क्या दायमाबाद है, क्या चनहुदड़ो है, या रोपड़ है। तो दोस्तों, जो रोपड़ है ये कहाँ पे है? ये भारत के पंजाब में है। पंजाब में है, ठीक है। सतलज नदी के किनारे है दोस्तों, पंजाब में। जो चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो, तो चनहुदड़ो कहाँ पे है दोस्तों? तो चनहुदड़ो है सिंध में। सिंध कहाँ पर है? तो सिंध पाकिस्तान में है। जो दायमाबाद है ये कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दैमाबाद, जहाँ से तांबे का रथ मिला हुआ है। और सुरकोटदा, सुरकोटदा दोस्तों कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। और पूछा क्या है हमसे? पूछा हुआ है कि हड़प्पाई स्थल जो भारत में स्थित नहीं है। तो भारत में कौन सा स्थित नहीं है दोस्तों? चनहुदड़ो ही भारत में स्थित नहीं है, बाकी तीनों ही स्थल भारत में स्थित हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया गया? तो हड़प्पा सभ्यता में जो भवन निर्माण था वह किसका उपयोग किया गया? क्या पक्की ईंटों का, क्या मजबूत मजबूत लकड़ी के प्रयोग का, मिट्टी का प्रयोग, या लोहे का प्रयोग? तो दोस्तों आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा पक्की ईंट का प्रयोग किया था इन्होंने। लेकिन अगर आपसे पूछे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, तो 4:2:1 ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है। ईंटों का अनुपात आपसे पूछा जाता है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 के अनुपात में ईंटें मिली हैं। हालांकि अगर कभी भी आपसे पूछे वक्राकार ईंटें, क्या वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? वक्राकार ईंटें हर जगह पर तो आयताकार हैं, लेकिन एक जगह पे है वक्राकार। और कहाँ पे है वक्राकार दोस्तों? तो ये वक्राकार कहाँ से है? तो चनहुदड़ो से है। चनहुदड़ो से ही वक्राकार ईंटें मिली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कभी आपसे पूछे कि कच्ची है ना, कच्ची कच्ची ईंटें कहाँ से मिली हैं? कच्ची ईंटों का मतलब होता है जो धूप में सुखाई हों, जो आग में पकाई हैं वो नहीं, जो धूप में सुखाई गई हों। तो धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है कालीबंगा में। कहाँ पर हुआ है? कालीबंगा में। और अगर आपसे पूछे कि ईंटों पर चित्रकारी, एक तरीके से नक्काशी या डिजाइन बनाया गया है ना, तो ईंट पर चित्रकारी या सजावट, ईंट पर चित्रकारी कहाँ की गई है? ईंट पर, उसको खुरुच करके। तो ये भी कहाँ पर की गई है? कालीबंगा में ही की गई है। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोहे का प्रयोग हो ही नहीं सकता, लोहे का प्रयोग इन्होंने किया ही नहीं है। मिट्टी का प्रयोग किया है, नहीं भी किया है, लेकिन भवन निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया है। लकड़ी का प्रयोग भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो के ग्रेट बॉथ का क्या उद्देश्य माना जाता है? दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला हुआ है, उस विशाल स्नानागार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब उसका काम क्या था? क्या उसमें सैन्य अभियानों के लिए काम होते थे? क्या धार्मिक सामाजिक अनुष्ठानों के लिए होता था? व्यापारिक भंडारण के लिए होता था? या वर्षा का जल संचयन के लिए? तो जो वर्षा का जल संचयन होता था दोस्तों, वह धौलावीरा, इस पे स्पेशली धौलावीरा जाना जाता है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो का ग्रेट बौद्ध दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो ये ग्रेट बौद्ध था, जिसे हम विशाल स्नानागार कहते हैं, इस स्नानागार में लोग अपना कोई धार्मिक कोई आयोजन होता था या सामाजिक कोई आयोजन होता था, तो उसमें लोग सार्वजनिक रूप से नहाते थे। और बगल में ही उसके जैसे ये ग्रेट बौद्ध हो गया, तो इसके बगल में ही यहाँ पे हवन कुंड मिला हुआ है ना, जहाँ पे अग्निकुंड या हवन कुंड कहते हैं, तो अग्निकुंड मिला हुआ है। और यहाँ पर लोग पूजा पाठ करते थे, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया गया है कि धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए होता रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको कथनों पर विचार करना है। पहला है कि वैदिक
काल में ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। तो वैदिक काल में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद बता रहा है। और दूसरा है सामवेद को गायन वेद कहा जाता है। तो सामवेद को गायन वेद कहा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या केवल एक सही है? क्या केवल दो सही है? क्या दोनों ही सही है? या दोनों ही गलत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों ही सही है। ये दोनों ही सही है। वैदिक काल में ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन है और सामवेद को गायन वेद ही कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब आपको रॉन्ग बताना है, और वो भी उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल आप अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको जवाब देना चाहिए इसका। इस समय वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। एक मिनट दोस्तों। तो बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि असत्य है, गलत है, वो आपको बताना है। इस समय वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि इस समय जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म आधारित था। दूसरा दिया हुआ है इस समय पशुपालन की जगह कृषि प्राथमिक आर्थिक क्रिया बन गई। पहले पशुपालन था, बाद में कृषि प्राथमिक आर्थिक क्रिया हो गई, ऐसा कहना है इसका। इस काल में लोहे की उपयोगिता प्रारंभ हो गई थी, मतलब लोहे का यूज करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था उत्तर वैदिक काल में। और चौथा दिया हुआ है कि इस काल में अंधविश्वास एवं कर्मकांड अत्यधिक प्रचलित हुआ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जवाब आपको देना ही चाहिए। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, आपकी तैयारी ठीक है। अगर इसका जवाब आपने दे दिया तो मैं ये समझ जाऊंगा कि हाँ आपकी तैयारी ठीक है। आप खुद समझ जाना कि आपकी तैयारी ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? और दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ए। इस समय वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित लिखा हुआ है, कर्म आधारित नहीं था, जन्म आधारित था। दोस्तों कर्म आधारित, जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, ये तो ऋग्वैदिक काल में था। ऋग्वैदिक काल में था कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था है, ये ऋग्वैदिक काल में था, ऋग्वैदिक काल में। क्लियर है? बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये जन्म आधारित हो गया, जन्म आधारित हो गया। जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म आधारित हो गया उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। क्लियर है? उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित हो गया। तो इसलिए यह पहला गलत है, बाकी तीन सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको विचार करना है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन जाल जैसे ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। तो जो नगर नियोजन था जाल जैसे ग्रिड पैटर्न पर आधारित था, है ना। और दूसरा दिया हुआ है कि अच्छा ग्रिड पैटर्न क्या होता है? जैसे दोस्तों इस तरीके से, यानी कि ये बना हुआ है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जाल जैसा, ग्रिड पैटर्न पर ये आधारित था। और दूसरा दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो कौन सा कथन इसमें से है सही? केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों ही सही है, या दोनों ही गलत है? आपको मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोनों, दोनों ही सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन जाल जैसे ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, है ना। ऐसे ही बिल्कुल व्यवस्थित घर बसे हुए थे, जाल आधारित थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है। अच्छा मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जानते हैं, सिंध का नखलिस्तान। अगर कभी आपसे पूछे सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं, नखलिस्तान किसे बोलते हैं? नखलिस्तान, नखलिस्तान मतलब क्या होता है? नखलिस्तान मतलब होता है जो आर्टिफिशियल पार्क होता है ना। तो नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं? तो ये मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है। नखलिस्तान मतलब जो रेगिस्तान में पार्क होते हैं, तो उनको जो थोड़े बहुत घूमने लायक होते हैं उनको नखलिस्तान बोलते हैं। तो सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। निम्नलिखित में से किस धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है? यानी कि निम्नलिखित में किस धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। क्या हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है? क्या बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है? या जैन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है? या सभी में पुनर्जन्म का सिद्धांत है? तो दोस्तों आप मुझे बताएं, क्या बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है? क्या जैन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है? क्या हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है? क्या तीनों में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत है? आप मुझे बताएं। और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपर्युक्त सभी, सभी में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म
ये मानता है कि पुनर्जन्म लेने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। मतलब मृत्यु के बाद पुनर्जन्म हो ना हो वो बात नहीं है। एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर उसका चेतना बदल जाता है, अगर उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, तो मतलब उसका पुनर्जन्म हो गया, है ना। तो बौद्ध धर्म मानता है, बौद्ध धर्म की विशेषता मैं बता रहा हूं कि बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म है वो एक ही व्यक्ति का अपने जीवन में कई बार पुनर्जन्म होता है। जब आप पूरी तरीके से बदल जाएं, पूरी तरीके से चेंज हो जाएं, तो मतलब आपका पुनर्जन्म हो गया। ये कौन मानता है? ये बौद्ध धर्म वाले मानते हैं। हालांकि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट तो है, तो सभी में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से महापुरुषों के मृत्यु एवं स्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? मृत्यु, मृत्यु का स्थान दिया हुआ है ना, जन्म का नहीं, मृत्यु का स्थान दिया हुआ है। तो पावापुरी किसके मृत्यु का स्थान है? महावीर स्वामी के। कुशीनगर किसके मृत्यु का स्थान है? गौतम बुद्ध के। श्रावस्ती किसके मृत्यु का स्थान है? मक्खली घोषाल के। और इनमें से सभी सुमेलित हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी सुमेलित हैं। जो मक्खली घोषाल हैं दोस्तों, मक्खली घोषाल, इन्होंने आजीवक संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मक्खली घोषाल थे। ठीक है, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? श्रावस्ती में। तो ये सभी सुमेलित थे, सबकी मृत्यु बिल्कुल सही स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, महावीर ने अहिंसा का पूर्ण पालन किया। अहिंसा का इन्होंने पूर्ण पालन किया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों ही सही है, या दोनों ही गलत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो ये 23वें नहीं थे, 24वें थे, तो इसलिए ये हो जाएगा गलत। महावीर स्वामी ने अहिंसा का पूर्ण पालन किया, ये है सही। जो 5 महाव्रत हैं उनमें जो अहिंसा महाव्रत दिया हुआ है, ये भी महावीर स्वामी ने ही दिया था। 4 महाव्रत दिया था पार्श्वनाथ ने, जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और 24वां जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इन्होंने अहिंसा, अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इन्होंने अहिंसा का पूर्ण पालन भी किया। इसलिए हम बताएंगे कि केवल बी सही है, केवल दूसरा सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, एक तरफ दिया हुआ है अभिलेख और एक तरफ दिया हुआ है, उसमें क्या शामिल है, क्या है उसमें? तो पहला दिया हुआ है एहोल अभिलेख, सही सुमेलित नहीं है। मतलब 3 सही होगा, एक गलत होगा, और वही आपको पहचानना है। एहोल अभिलेख हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य वॉर हुआ था, ऐसी कहानी मिलती है हमें इसमें। सोहगौरा अभिलेख मौर्य काल में अकाल पड़ा था, उसकी जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। बोगाज कोई अभिलेख सातवाहन वंश की व्यापारिक उन्नति मिलती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी। जो बोगाज कोई अभिलेख है दोस्तों, ये एशिया माइनर है ना, एशिया माइनर ईरान के क्षेत्र में ये स्थित है, जो बोगाज कोई अभिलेख है। और इसमें वैदिक काल के 4 देवताओं के नाम मिलते हैं, जिनका नाम है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन 4 देवताओं का नाम मिलता है, और इसी आधार पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। बोगाज कोई अभिलेख में इन 4 देवताओं का नाम मिलता है, और इसीलिए जो मैक्स मूलर थे उन्होंने पहली बार ये बताया, इसी के आधार पे उन्होंने यही सबूत दिया था कि बोगाज कोई अभिलेख में इन 4 देवताओं का नाम मिलता है, जो वैदिक कालीन देवता हैं। वैदिक काल के ये प्रमुख 4 देवता हैं, और इन चारों देवताओं का नाम बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। बोगाज कोई भारत में नहीं है, और बोगाज कोई अभिलेख में इनका नाम मिलता है। इसलिए आर्य, जो वैदिक काल के आर्य थे, वो मध्य एशिया से आए थे, है ना, उसी एरिया, उसी क्षेत्र से आए थे, क्योंकि इनके देवताओं का नाम वहां मिलता है। तो इसलिए आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये पहली बार किसने बताया था? मैक्स मूलर ने बताया था। ठीक है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। एहोल अभिलेख में हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के वॉर की बात है, युद्ध की बात है। जो सोहगौरा अभिलेख है दोस्तों, इसमें मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भीषण अकाल पड़ा था, और ये कहाँ पे है सोहगौरा अभिलेख? तो ये गोरखपुर में है। हाथी गुम्फा अभिलेख ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है इसमें, ये राजा खारवेल का ये अभिलेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है, मतलब रॉन्ग है, वो आपको बताना है। कौन सा एक गलत है वो बताना है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था।
मौर्य वंश के मुद्रा का नाम दिनार था। मौर्य वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी। तो ये दोस्तों 3 तो है सही और 1 है गलत, और वही आपको पहचानना है कि कौन सा एक गलत है। और आप पहचान गए होंगे कि जो मौर्य वंश के मुद्रा का नाम है वह दिनार नहीं है, दिनार नहीं है, बल्कि क्या है, पड़ बोलते थे। मौर्य वंश के मुद्रा को क्या बोलते थे, पड़, पड़ बोलते थे, पड़। तो पड़ ध्यान रखेंगे, दिनार नहीं है। दिनार गुप्त वंश के मुद्रा का नाम है। मौर्य वंश के मुद्रा का नाम क्या है, पड़ है, ये ध्यान रखेंगे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। कब किया था, 322 ईसा पूर्व में किया था, 322 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। मौर्य वंश का पतन कब हुआ, 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का पतन हो गया। बृहद्रथ की हत्या किसने किया था, बृहद्रथ की हत्या इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश की नींव रखी। शुंग वंश है ना, पुष्यमित्र शुंग ने, जो बृहद्रथ का ही सेनापति था। तो बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक है ना। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था कुणाल। ये भी आपको ध्यान रखना है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, कुणाल था। और मौर्य वंश के मुद्रा का नाम पण था। और मौर्य वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार को किस उपनाम से जानते हैं, दोस्तों बिंदुसार को किस उपनाम से जानते हैं। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था, क्या प्रियदर्शी, कविराज, विक्रमादित्य या अमित्रघात। तो दोस्तों इसका जो उपनाम है, इसका जो उपनाम है वो क्या है, अमित्रघात है, अमित्रघात ध्यान रखेंगे। जो विक्रमादित्य नाम है यह चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य नाम है, इसका उपनाम है, ठीक है। कविराज ये समुद्रगुप्त का नाम है, किसका नाम है, समुद्रगुप्त का नाम है, समुद्रगुप्त का नाम है, क्लियर है। जो प्रियदर्शी है यह अशोक का नाम है। प्रियदर्शी किसका नाम है, अशोक का नाम है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेनरी एवं ग्रेट बॉथ जैसी संरचनाएं पाई गई। ग्रेनरी मतलब जहाँ पे अनाज रखा जाता है, जो स्नानागार है, विशाल स्नानागार है, तो जैसी संरचनाएं पाई गई हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है सिंधु सभ्यता में लिपि ब्राह्मी लिपि पर आधारित थी। तो दोस्तों आप मुझे बताएं केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक सही है, ये ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता में लिपि ब्राह्मी नहीं है, बल्कि लिपि हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं, भाव चित्रात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक बोलते हैं। तो लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। तो भाव चित्रात्मक है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, पहली लाइन, और दूसरी लाइन बाएं से दाएं, फिर तीसरी लाइन दाएं से बाएं, इस तरीके से ये लिखी जाती थी। तो जो भाव चित्रात्मक थी, तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है अशोक के किस अभिलेख में उसे रानियों अशोक यानी राजा अशोक कहा गया है। दोस्तों 4 अभिलेख तो वो अभिलेख हैं, 4 मास्की, ध्यान से समझना है, मास्की, दूसरा है गुर्जरा, गुर्जरा, तीसरा है नेटूर, नेटूर, और चौथा है उदगोलम, उदगोलम, उदगोलम। ये अशोक के 4 अभिलेख तो वो हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की कहाँ पे है, तो मास्की कर्नाटक में है। गुर्जरा कहाँ पे है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। जो नेटूर है, नेटूर कहाँ पे है, नेटूर आंध्र प्रदेश में है। नेटूर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। जो उदगोलम है, उदगोलम कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये 4 अभिलेख अशोक के हैं, और अशोक के नाम इसमें अशोक मिलता है, लेकिन इसमें राजा अशोक पूछा हुआ है, रानियों अशोक पूछा हुआ है। तो दोस्तों रानियों अशोक हमें कहाँ मिलता है, यानी रानियों अशोक हमें कहाँ मिलता है। देखिए रानियों शब्द ही लग रहा है राजस्थानी भाषा है, तो ये राजस्थान का एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, जो कहाँ पे है, राजस्थान में, भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख। और भाब्रू अभिलेख में क्या मिलता है, तो भाब्रू अभिलेख में ही रानियों अशोक मिलता है, यहाँ पे है भाब्रू अभिलेख, ठीक है, भाब्रू अभिलेख। तो भाब्रू अभिलेख में राजा अशोक कहा गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे भाब्रू अभिलेख नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा कंगनहल्ली अभिलेख, कंगनहल्ली अभिलेख। जो भाब्रू अभिलेख है ना, भाब्रू अभिलेख, इसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लेंगे आप। कंगनहल्ली अभिलेख जो ये कर्नाटक में है, कंगनहल्ली हल्ली अभिलेख कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो इसमें रानियों अशोक मिला हुआ है और अशोक का चित्र भी मिला हुआ है। कंगनहल्ली अभिलेख में अशोक का मूर्ति भी, कभी भी पूछे आपसे कि किस अभिलेख में अशोक की मूर्ति के साथ
रानियों अशोक लिखा हुआ है, तो ये कंगनहल्ली अभिलेख होगा जो कर्नाटक में है। यहाँ पर अशोक की मूर्ति भी मिली हुई है, अशोक की मूर्ति बनाई गई है ना, और उसी के नीचे रानियों अशोक लिखा हुआ है। जो भाब्रू अभिलेख है, भाब्रू अभिलेख, इसमें मगध का राजा बताया गया है। इसे कहाँ का? मगध का राजा बताया गया है। अशोक को मगध का राजा बताया गया है, ठीक है। जो भाब्रू अभिलेख है इसमें मगध का राजा बताया गया है। रूमनदेही अभिलेख दोस्तों, यह रूमनदेही अभिलेख दो चीजों के लिए जाना जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूमनदेही अभिलेख के बारे में, दो चीजों के लिए ध्यान रखेंगे। पहला तो है अशोक का सबसे छोटा अभिलेख। अगर आपसे पूछे अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो आप बताएंगे रूमनदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। रूमनदेही अभिलेख कहाँ पे है ये? तो ये दोस्तों नेपाल में है। कहाँ पे है ये? नेपाल में है, नेपाल में। तो एक तो ये फैक्ट है, और दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट ये है कि इसी अभिलेख में, जो रूमनदेही अभिलेख है, इसी अभिलेख में इसको अशोक ने गढ़वाया था, और इसी अभिलेख में जो ये गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म श्रावस्ती में, लुम्बिनी में हुआ था, ऐसा बताया गया है ना। लुम्बिनी क्षेत्र में ही है ये भी ध्यान रखना है, लुम्बिनी क्षेत्र में ही है, लेकिन नेपाल में है। तो ये जो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, लुम्बिनी में, ये इसी अभिलेख में बताया गया है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, है ना। और अशोक ने यहाँ पर लोगों का कर मुक्त कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था लोगों को। तो क्योंकि अशोक, देखिए सिंपल सी बात यह है कि जब अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है तो यह बुद्ध के जन्म वाले क्षेत्र में जाता है और वहां पर एक अभिलेख लिखवाता है, रूमनदेही अभिलेख। और उस रूमनदेही अभिलेख में बुद्ध का जन्म लुम्बिनी बताया गया, ठीक है ना, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी बताया गया और लिखवाया इसने, अशोक ने लिखवाया। और इसके साथ साथ इसने उस एरिया में टैक्स फ्री कर दिया लोगों को, खुशी की वजह से, क्योंकि बुद्ध का जन्म स्थल था। तो उस खुशी में इसने क्या किया? लोगों का टैक्स फ्री कर दिया। तो तीसरा ये भी लिख देंगे कि इसमें लोगों का टैक्स फ्री बताया गया है उस क्षेत्र में। और प्रयाग का रानी अभिलेख दोस्तों, अशोक की जो पत्नी थी कारुवाकी, कारुवाकी अशोक की पत्नी थी, तो ये उनका अभिलेख है। कारुवाकी अशोक की पत्नी थी, कारुवाकी, ठीक है। तो ये रानी का अभिलेख कहलाता है। इसमें जो कारुवाकी ने दान दिया था उसका वर्णन है। कारुवाकी द्वारा, ये अशोक की दो पत्नियां थी जिनमें जो कारुवाकी हैं, कारुवाकी द्वारा जो दान दिया गया, जो दान किया गया, उसकी चर्चा प्रयाग का रानी अभिलेख में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से कौन एक शामिल नहीं था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे और इनमें से कौन एक शामिल नहीं है? कालिदास, बराहमिहिर, बाणभट्ट, अमर सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के दरबारी थे। और बाकी जो 3 लोग हैं, कालिदास, बराहमिहिर और अमर सिंह, ये तीनों के तीनों लोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है जिससे उसके संगीत प्रेमी होने का अनुमान लगता है? तो संगीत प्रेमी होने का अनुमान लगता है दोस्तों, कौन है वो? चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं या कुमारगुप्त हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? कविराज भी कहते हैं, या समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जो चंद्रगुप्त प्रथम है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और गुप्त संवत प्रारंभ किया था और गुप्त संवत स्टार्ट किया था 319-20 ईस्वी में। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और 9 रत्न इन्हीं के दरबार में रहते थे। जो कुमारगुप्त हैं, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त काल में मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है मेहरौली का लौह स्तंभ। ये है कहाँ पे? इसकी मैं विशेषता बताता हूँ। मेहरौली का लौह स्तंभ है ना, आप सर्च करके देख भी सकते हैं। ये कहाँ पे है? दिल्ली में, दिल्ली में है, ये दिल्ली में है। और दिल्ली में कहाँ पे है? तो दिल्ली में दोस्तों मेहरौली में है, मेहरौली में है, ठीक है, मेहरौली। अब दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पे है। मेहरौली कहाँ पे है? जहां वर्तमान में कुतुब मीनार है, उसी कुतुब मीनार के बगल में ही है ये, है ना। कुतुब परिसर कहते हैं उसको। तो उसी परिसर में ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जिसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो उसी में यह स्तंभ है ना, तो यह स्तंभ है, ये ध्यान रखेंगे। यह लोहे का एक स्तंभ है दोस्तों, मेहरौली का लौह स्तंभ लोहे का एक स्तंभ है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसकी बड़ी विशेषता क्या है? इसको किसने स्थापित करवाया था? तो इसको स्थापित करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने स्थापित करवाया था।
लेकिन इसकी जो बड़ी विशेषता है वो क्या है, इसमें आज तक जंग नहीं लगा हुआ है। सोचिए ये गुप्त वंश के समय का है ना, तो ये गुप्त वंश के लगभग समय का है, लेकिन इसकी बड़ी विशेषता ये है कि आज भी ये स्तंभ जैसे का तैसे है। तो इसे मेहरौली का लौह स्तंभ कहते हैं। इसमें जंग बिल्कुल नहीं लगा हुआ है और इसमें राजा चंद्र लिखा हुआ है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से मिलता जुलता है। तो इसमें राजा चंद्र लिखा हुआ है और यहीं पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, इन्होंने विष्णु मंदिर बनवाया हुआ था। बहुत विशाल विष्णु मंदिर था, जिसको तोड़ करके यहाँ पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विष्णु मंदिर को तोड़ करके, यहाँ पे विष्णु मंदिर था तो विष्णु मंदिर को तोड़ करके यहाँ पे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया है। तो ये भी पूछा जाता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे बनवाया गया है, तो ये भी मेहरौली में ही है, दिल्ली में ही है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बीच में प्रांगण में ही यह मेहरौली का लौह स्तंभ है। पूछा जाता है कि यह किस शासक का है, तो यह किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। और इसकी बड़ी विशेषता क्या है, बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है स्टेटमेंट कि अशोक के अभिलेख संस्कृत, ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। फिर से पढ़ते हैं, अशोक के अभिलेख संस्कृत, ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख संस्कृत भाषा में हैं। तो आप मुझे बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, क्या केवल एक है, क्या केवल दूसरा है, दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह कोई नहीं होगा, दोनों ही गलत है ना। जो अशोक के अभिलेख हैं वो संस्कृत में नहीं मिले हैं, बाकी ब्राह्मी में, खरोष्टी में और ग्रीक लिपियों में मिले हैं, लेकिन संस्कृत में नहीं मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और संस्कृत में मिले ही नहीं है तो अधिकांश शिलालेख संस्कृत में कैसे हो सकते हैं, तो अधिकांश शिलालेख संस्कृत में नहीं है, अधिकांश शिलालेख किसमें है, ब्राह्मी में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अधिकांश शिलालेख अशोक के ब्राह्मी लिपि में है। क्लियर है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज से पहले प्राथमिक राजधानी क्या थी। तो दोस्तों हर्षवर्धन के दो राजधानी थी ना, हर्षवर्धन के दो राजधानी थी। पहला राजधानी था हरियाणा के थानेश्वर में, तो पहली राजधानी हरियाणा के थानेश्वर में और दूसरी राजधानी कन्नौज में। कई बार तो यही पूछा जाता है कि थानेश्वर से कन्नौज किस राजा ने राजधानी चेंज किया। तो पहले थानेश्वर था, बाद में कन्नौज स्थापित किया गया। और थानेश्वर के ही दोस्तों, ये जो थानेश्वर है, इसी थानेश्वर के ही बाणभट्ट थे। थानेश्वर के ही कौन था, बाणभट्ट थे। थानेश्वर के ही बाणभट्ट थे और थानेश्वर में ही इनका शासन था। तो ये ध्यान रखना है, कन्नौज में मौखरी वंश का शासन था, है ना, गृहवर्मा का। और गृहवर्मा से हर्षवर्धन के बहन जो राजश्री थी उनका विवाह हुआ था। लेकिन जो गृहवर्मा थे, यानी जो इनकी बहन थी, उनके हस्बैंड, तो गृहवर्मा को राजा शशांक ने, जो बंगाल का शासक था, गौड़ वंश का शासक था, राजा शशांक, तो शशांक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और इनके जो बहन थी राजश्री, तो राजश्री के पति को मार दिया था शशांक ने, यानी गृहवर्मा को मार करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो वापिस से हर्षवर्धन इस कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। क्लियर है। तो इसके बाद इन्होंने कन्नौज को ही राजधानी बना लिया था। तो वर्धन वंश का पहली राजधानी ध्यान रखेंगे थानेश्वर है और दूसरी राजधानी कन्नौज है। और थानेश्वर से कन्नौज कौन राजधानी स्थापित किया था, तो हर्षवर्धन ने ही किया था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, पहला स्टेटमेंट है, प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में हुआ था। यानी जब बुद्ध की मृत्यु हुई उसी टाइम महापरिनिर्वाण हुआ, उनके तुरंत बाद। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। तो आप मुझे बताएं कि इनमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो, प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु, महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में हुआ था। ये सही स्थान भी सही है ना। कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजात शत्रु शासक था और महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगृह में सप्तपर्णी गुफा था, सप्तपर्णी गुफा में ही आयोजन किया हुआ था ये। तो ये ध्यान रखेंगे। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। तो ये भी सही है दोस्तों, महाकश्यप ने ही किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं, ये मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका की गुफाएं
किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जो प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल का ये एक गुफा है जिसको भीमबेटका गुफा कहते हैं। ये है कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है। भीमबेटका गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और ये भी पूछा जाता है कि भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को की साइट कब घोषित किया गया? तो दोस्तों 2003 में ही इसे यूनेस्को की साइट घोषित किया गया था। यूनेस्को की साइट घोषित किया गया था कब? 2003 में, है ना। भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की साइट घोषित किया गया था। तो यहाँ से क्या मिला हुआ है? क्या बौद्ध मूर्तिकला मिला हुआ है? क्या हड़प्पाई मूर्ति मिला हुआ है? क्या जैन धार्मिक स्थल है ये, या पाषाणकालीन चित्रकला और शैल चित्र? तो दोस्तों यहाँ पे पाषाणकालीन चित्रकला और शैल चित्र मिले हुए हैं। और पाषाण काल में भी दो पाषाण काल का, एक पूरा पाषाण काल का, एक पूरा पाषाण काल का चित्र मिला हुआ है। यहाँ पे 400 से ज्यादा चित्र मिले हैं। तो एक पूरा पाषाण काल का चित्र मिलता है, दूसरा मध्य पाषाण काल का चित्र मिलता है, मध्य पाषाण काल का चित्र मिलता है। ध्यान रखना है कि नव पाषाण काल का नहीं मिलता। कभी कभी ऑप्शन दे दे अगर आपसे और ये पूछे तो आपको मिला दोनों ही है, पूरा भी है और मध्य भी है, दोनों पाषाण काल। लेकिन अगर दोनों में से पूछे तो आपको हमेशा पूरा पाषाण काल बताना है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के लिए ही ये जाना जाता है। मध्य पाषाण काल के कम चित्रकारी हैं तो पूरा पाषाण काल के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला दिया हुआ है, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। पंचतंत्र एक रचना है जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं दोस्तों पंचतंत्र की। बचपन में भी आप लोगों ने पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियों को सुना होगा। तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। और दूसरा है कि यह ग्रंथ वैदिक दर्शन पर आधारित है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि इनमें से सही कौन सा है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों ही सही है, या दोनों ही गलत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी, ये तो है सही। यह ग्रंथ वैदिक दर्शन पर आधारित नहीं है, यह किसी दर्शन वर्शन पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं। तो ये किसी दर्शन, किसी धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि क्या है, इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं। ये किसी वैदिक धर्म, दर्शन इन सब से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? केवल एक सही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, मनुस्मृति महर्षि पतंजलि ने लिखा है, और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं धार्मिक ग्रंथ हैं और दूसरी तरफ उसके रचनाकार हैं, और आपको बताना है कि इसको किसने लिखा है, किसने लिखा है इसको वो बताना है। तो इसमें से 3 है सही और 1 है गलत, और वही पहचानना है आपको। और आप पहचान भी गए होंगे कि इनमें से जो सही आंसर है वो क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति को दोस्तों महर्षि पतंजलि ने नहीं लिखा है, बल्कि किसने लिखा है? तो इसको लिखा है ऋषि मनु ने। तो मनु नाम के ऋषि थे, उन्होंने ही इसको लिखा हुआ है। क्लियर है? और जो पतंजलि हैं इन्होंने महाभाष्य लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? सातवाहन वंश की राजधानी पूछा हुआ है। तो सातवाहन वंश की दोस्तों 2 राजधानी थी। तो इसमें बताइए पहले, पाटलिपुत्र, विदिशा, प्रतिष्ठान या पुरुषपुर? तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सातवाहनों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, विदिशा, प्रतिष्ठान या पुरुषपुर? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिष्ठान, या इसी को पैठान भी बोलते हैं, प्रतिष्ठान या पैठान। तो एक तो ये राजधानी हो गई जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। क्लियर है? महाराष्ट्र में। देखिए उस टाइम इसका नाम प्रतिष्ठान था, वर्तमान में ये पैठान के नाम से जाना जाता है, और ये वर्तमान में महाराष्ट्र में है। तो एक तो राजधानी सातवाहनों की ये थी, और सातवाहनों की दूसरी राजधानी अमरावती थी, अमरावती। और ये कहाँ पे है? अमरावती है, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, आंध्र प्रदेश। ये भी कभी कभी प्रतिष्ठान न दे करके अमरावती दे सकता है। तो सातवाहन वंश की राजधानी अमरावती भी याद रखेंगे आप ना। तो सातवाहनों की 2 राजधानी, प्रतिष्ठान या अमरावती। अच्छा, पुरुषपुर, पुरुषपुर दोस्तों ये कनिष्क की राजधानी थी। पुरुषपुर और मथुरा ये 2 राजधानी कनिष्क की थी। ठीक है। विदिशा, विदिशा दोस्तों शुंग वंश की राजधानी थी। जो पुष्यमित्र शुंग थे, तो शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, शुंग वंश की राजधानी विदिशा। ठीक है। और पाटलिपुत्र तो बहुत सारे राजवंशों की राजधानी रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला जो स्टेटमेंट है, हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। पहला स्टेटमेंट है कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। और दूसरा है, उसने पराक्रम से दक्षिण भारत पर भी शासन स्थापित किया। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, और आपको बताना है कि कौन सा है सही। तो केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों ही सही है, या दोनों ही गलत है? केवल एक सही यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों, केवल एक सही, केवल 2 सही,
इस तरीके से दोनों ही सही या दोनों ही गलत, आपको बताना है कि कौन सा सही है दोस्तों। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये तो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। इसके पहले हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। और दूसरा दिया हुआ है कि उसने अपने पराक्रम से दक्षिण भारत पर शासन स्थापित किया। तो दोस्तों हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत में अपनी राजधानी स्थापित नहीं कर पाया था। क्या इसने प्रयास किया था? बिल्कुल प्रयास किया था। यह दोस्तों भारत के दक्षिण की ओर जैसे ही बढ़ने चढ़ने का प्रयास करता है, नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है ये उत्तर का मैदान क्षेत्र है ना, तो नर्मदा नदी को ये कभी भी क्रॉस करके स्थापित नहीं कर पाया। ये प्रायद्वीपीय भारत मान लीजिए इसको, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो हर्षवर्धन का उत्तर भारत में ही शासन था, दक्षिण भारत में ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को ये कभी क्रॉस नहीं कर पाया। सर क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी को ये जितनी बार क्रॉस करना चाहा उतनी बार एक शासक था दक्षिण भारत की ओर, एक वंश था चालुक्य वंश। कौन सा वंश था? चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश का ही एक शासक, तो जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों हर्षवर्धन को आगे नहीं बढ़ने दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन कभी भी दक्षिण भारत की ओर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था और ये एकमात्र ऐसा शासक है जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया। और पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों ऐहोल अभिलेख को लिखवाया था। ऐहोल अभिलेख जो कि कर्नाटक में है। ऐहोल अभिलेख कहाँ पे है? कर्नाटक में। और इसकी चर्चा, ये जो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध की चर्चा है, चला भाई मिला जुला